एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो हमारा एनसीईआरटी का सीरीज है, जो आवर पास्ट हम लोग बुक कवर कर रहे हैं, आवर पास्ट 1, ठीक है। इसका चैप्टर 9 है, जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे। ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बेसिक चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई हैं, जो कि आपका फाउंडेशन बनेंगी आगे जैसे आप तैयारी करते जाओगे सिविल सर्विसेज की। उसमें आपको ये फाउंडेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि इनके सारे चैप्टर्स, जो ये बुक है आवर पास्ट, इसके सारे चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है, एक कंडीशन से स्टार्ट होता है। तो इस केस में एक जागिनी नाम का एक बच्चा है, एक जागिनी नाम की एक बच्ची है, जो कि विलेज के फेयर मेले में जाती है। वहाँ पे उसको कई सारे पॉट्स दिखते हैं, पैन्स दिखते हैं, क्लॉथ दिखते हैं, क्लॉक वर्क टॉयज दिखते हैं, ट्रेडर्स। तो वो इमेजिन कर जाती है, वो सोचती है कि ये सब आया कहाँ से है, ये पॉट्स कहाँ से आया है, ये पैन कहाँ से आया है, ये क्लॉथ कहाँ से आया है, क्लॉक वर्क कहाँ से आया है, टॉय वगैरह सब कहाँ से आए हैं। तो फिर उसको बताया जाता है, उसके जो सीनियर उसके साथ हैं वो बताते हैं कि ये सब ट्रेडर्स लेके आते हैं यहाँ पे, ट्रेडर्स। तो ठीक है, तो हमारा देखो बैकग्राउंड बन गया ट्रेडर्स के लिए। तो वो पूछती है ट्रेडर कौन होते हैं। तो ट्रेडर द पीपल हु ब्रॉट थिंग्स फ्रॉम वेयर दे वेर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। बोला कि वैसे लोग जो कि दूर से जहाँ पे सामान बनता है वहां से खरीदते हैं और उसको लाके फिर दूसरे जगह पर बेचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। पुराने समय में कैसे ट्रेड एंड ट्रेडर्स को हमने कैसे हमें पता चला कि ट्रेडिंग भी होती थी, ट्रेड भी होता था, ट्रेडर्स भी होते थे। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसका प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने बताया हुआ है कि ये बहुत ही फाइन पॉटरी थी, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, स्पेशली इसके जो बावल्स हैं, प्लेट्स हैं, वो सेवरल जगह पे पाए गए हैं हमारे कॉन्टिनेंट में। हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स मिले हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाउल्स, प्लेट्स वगैरह नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के पाए गए हैं। स्पेशली अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे गोल्ड मिला है, स्पाइस मिला है। स्पाइसेस में स्पेसिफिकली पीपर, ब्लैक पीपर, जिसको काफ़ी प्रीशियस माना जाता है रोमन एम्पायर में। एंड इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स भी साउथ इंडिया में मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं की ट्रेडिंग होती थी, दूर दराज से भी होती थी, हमारे अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी ट्रेडिंग होती थी, दूर दराज से भी होती थी। एंड अगर पीपर की बात करें, ब्लैक पीपर की, तो इट वाज वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। बहुत ज़्यादा वैल्यू था इसका रोमन एम्पायर में। इसको रोमन एम्पायर वाले लोग कहते थे कि इट इज़ लाइक अ ब्लैक गोल्ड, काला सोना है ये, ठीक है। एंड शिप्स में भर के अक्रॉस द सी और लैंड से भी ट्रेडिंग होती थी। कारवां, कारवां क्या होता है? कारवां समझ लो जैसे कि मान लो ग्रुप ऑफ कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारी गाड़ियां हैं जो कि सामान भर के जा रही हैं, इसमें लोग भी हैं। ट्रेडर जो है सामान भर के कई सारी गाड़ियां लेके जा रहे हैं, इसको कारवां कहते हैं, ठीक है। और ये बाई लैंड से होके जाएगी, ऑब्वियसली गाड़ी है। तो ट्रेड जो था वो अक्रॉस सी भी होता था, बड़े बड़े शिप्स होते होंगे, ठीक है, उससे भी ट्रेड होता था। और इसका एविडेंस अगर कहूँ कि ट्रेड का एविडेंस एक और देखा जाए तो रोमन गोल्ड कॉइन्स जो है साउथ इंडिया में खूब मिले हैं। इसका मतलब कि रोमन एम्पायर जो कहता था कि ब्लैक पीपर काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो खरीदने के लिए गोल्ड का कॉइन्स यहाँ पे देता होगा एक्सचेंज के तौर पे। तो देखो ये दूर दराज मतलब जगह से भी ट्रेड होता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, एक पोएम भी मिला है जो कि संगम पोएम है, जिसमें बेसिकली ट्रेड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें कहा जाता है कि गुड्स ब्रॉट इनटू द पूहर। पूहर एक पोर्ट है जिसको कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, कावेरी पत्तनम भी पूहर को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्ट था, पोर्ट सिटी था ये पूहर, ठीक है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट पे था ये, ठीक है। अब जैसे मान लो ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या है, जैसे ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये वाला वेस्ट कोस्ट हो गया और ये वाला ईस्ट कोस्ट हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो देखो ट्रेड में क्या क्या होता था, तो इस पार्टिकुलर जो पोएम है इससे हमें पता चलता है कि हॉर्सेस आते थे सी के थ्रू, शिप्स में भर के, ब्लैक पीपर कार्ट्स में जाता था, गोल्ड और जेम्स वगैरह हिमालय रीजन से मिलते थे हमें, सैंडलवुड भी हमें मिलता था वेस्टर्न हिल से, पर्ल्स मिलते थे हमें साउदर्न सी से, और कोरल्स मिलते थे ईस्टर्न सी से, ईस्टर्न ओशियन से। यील्ड ऑफ गंगा, गंगा में ऑब्वियस सी बात है, गंगा में काफी ज्यादा धान और गेहूं वगैरह होता है, तो यील्ड ऑफ गंगा। क्रॉप्स फ्रॉम कावेरी, कावेरी भी काफी फर्टाइल रीजन था, कावेरी साउथ में पड़ता है, कावेरी जो डेल्टा है, कावेरी जो रीजन है, इसके फ्लड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे भी राइस की खेती खूब होती है। इसके अलावा जो फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से भी हमने ट्रेड किया है, श्रीलंका से फूड आइटम हमने मंगाए हैं। पोट्री फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार की पोट्री बहुत फेमस थी, पोट्री जो कि बर्तन के तौर पे हम म्यांमार से ट्रेड करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेवरल सी रूट्स भी हुआ करते थे उस समय। अब ऑब्वियस सी बात थी, ट्रेड हो रहा था तो कई सारे सी रूट्स भी होंगे। ये सब सी रूट्स बेसिकली फॉलो किए जाते थे ट्रेडर्स के द्वारा, और ट्रेडर्स इनफैक्ट कोस्ट लाइन को भी फॉलो करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया ये पार्ट है, ये सारा इसका कोस्ट लाइन है, इसको भी फॉलो करके ट्रेडर्स अपना एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेड को पहुंचाते थे। ठीक है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल काफी इंपॉर्टेंट था ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, ये एक सी रूट का पार्ट था, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे मॉनसून का एडवांटेज लेते थे ट्रेडर्स जब मॉनसून विंड्स बहती थी तो उसका एडवांटेज लेते थे, स्पेशली जब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से आते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, वेस्टर्न कोस्ट अपना ये हो गया वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट हो गया। तो जब ये लोग बेसिकली अफ्रीका समवेयर यहाँ पे है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका ऐसा मैं रफ बना देता हूँ, और अरेबिया समवेयर यहाँ पे है, तो ये जब आते थे ट्रेडिंग के लिए इस तरफ, तो साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट से बहने वाली हवा का फायदा लेते थे। इससे क्या है, इनके शिप को एक इसी डायरेक्शन में पुश मिलता था, तो बड़े आसानी से ये लोग वेस्ट कोस्ट में आ जाते थे। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून का फायदा लेते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। इसके बाद क्या है, जो कोस्ट लाइन से रिलेटेड नए नए किंगडम्स बनने लगे। साउदर्न हाफ जो ये वाला है ना पोर्शन, इसको साउदर्न हाफ कहते हैं, इसके आसपास ये जो कोस्ट था ना, इसके आसपास किंगडम्स नए नए बनने लगे। लॉन्ग कोस्ट लाइन भी था इसमें, प्लेटू था, रिवर वैली थी, कावेरी मोस्ट फर्टाइल रीजन माना जाता है, इसी रीजन में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम पोएम्स में मूवेंदर एक शब्द यूज किया गया है। अब याद रखना किस पोएम में मूवेंदर यूज किया गया, संगम पोएम में। मूवेंदर का एक ये बेसिकली तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है 3 चीफ्स, 3 चीफ्स। और ये 3 चीफ कौन कौन थे, तो चोला के किंग थे, है ना, चीफ थे, चेरास थे और पांड्यास थे। चोल चेर पांड्या ये मूवेंदर कहे जाते हैं। चोल चेर पांड्या 3 चीफ या फिर मूवेंदर कहे जाते हैं, इनके जो चीफ होते हैं। ठीक है, एंड साउथ इंडिया में ये लगभग 2300 साल आज से पहले ये काफी ग्रोथ में थे, इनका प्रचलन था वहां पे। चलिए मैं आपको एक मैप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चेर दिख रहा है, यहाँ पे पांड्या दिख रहा है, यहाँ पे चोल दिख रहा है। ठीक है, चोल ये पूहर पोर्ट हो गया, ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, कावेरी के आसपास, कावेरी पत्तनम भी इसको बोलते हैं। ये चेर हो गया अपना वेस्ट कोस्ट पे, पांड्या समवेयर ईस्ट कोस्ट पे ही है, नीचे की तरफ है, और चोल ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे सातवाहन यहाँ पे है, पल्लव यहाँ पे है। एनीवे इनके बारे में बाद में जानेंगे। मदुरई जो है इनका कैपिटल हुआ करता था, है ना, पांड्यास का। एनीवे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मैंने 3 किंगडम्स दिखा दिए, 3 किंगडम, 3 चीफ के 3 किंगडम दिखा दिए। आगे बढ़ेंगे। ये जो तीनों जो किंगडम थे या फिर तीनों जो ये चीफ थे ना, इनके खुद के 2-2 सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था, हर सबका, मतलब चोला का भी 2 सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था, चेरा का भी 2 और पांड्या का भी 2 हुआ करता था। ये 2 में से एक जो था वो इनलैंड था, मतलब लैंड पे था, और दूसरा जो था वो कोस्ट पे था, इनलैंड और कोस्ट। कोस्ट का मतलब कि ये पर्टिकुलर जो समुद्र से लगा एरिया वहां पे, और एक इनलैंड में, तो दोनों का 2 सेंटर ऑफ पावर, तीनों का 2-2 सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था। एक हुआ करता था इनलैंड और दूसरा कोस्ट पे। जैसे कि पूहर की बात करें या फिर इसी को कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, तो ये पोर्ट था बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था चोलाज का बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्ट था।
एंड मदुरई था कैपिटल ऑफ पांड्या। मदुरई जो था वो कैपिटल था पांड्यास का। पांड्यास का कैपिटल क्या था? मदुरई, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दे डिड नॉट कलेक्टेड रेगुलर टैक्सेस। ये लोग वैसे राजा नहीं थे, शासक नहीं थे जो कि रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करते हो। ये बेसिकली गिफ्ट मांगते थे। देवर बेसिकली डिमांडिंग फ्रॉम द पीपुल एंड रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम देम। वो डिमांड करते थे कि आप लोग मुझे अपनी जनता से गिफ्ट दिया करो, गिफ्ट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दे वेंट ऑन द मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड वहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूट लिया, नेबरिंग एरियाज से ट्रिब्यूट लिया, मिलिट्री एक्सपेडिशन पे गए एंड केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट। तो इसमें से जो भी धन इनको मिलता था वो उसका थोड़ा सा पार्ट खुद के पास रख लेते, तो बाकी रेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था इनके सपोर्टर्स को, पोएट्स को, घर वालों को भी कई बार। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेनी पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स जो संगम कलेक्शन को जो मिल के जिन्होंने बनाया, वो बेसिकली संगम कलेक्शन में वो बेसिकली प्रेज करते थे चीफ्स को। ये जो चीफ्स थे ना, इनको प्रेज करने का ही प्रथा था। ये जो पोएट थे इनकी तारीफ करते थे, इसके बदले में चीफ खुश होके इनको प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरियट या फिर फाइन क्लॉथ्स वगैरह देते थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अराउंड 200 ईयर्स लेटर, इस 2300 साल के लगभग 200 और साल बाद, मतलब लगभग 2100 साल के आसपास, एक डायनेस्टी काफी फेमस हुई, सातवाहन डायनेस्टी। इट बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक था उसका नाम था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। चलिए मैप पे आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये था वेस्टर्न, ये देखिए वेस्टर्न इंडिया में ये सेंट्रल या फिर पार्ट का सातवाहन ये रहा। ठीक है, सातवाहन, ये सातवाहन। ठीक है, इस यहाँ का एक इंपॉर्टेंट शासक कौन सा था? तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका पता चलता है, इस पार्टिकुलर बंदे का पता चलता है हमें एक इंक्रिप्शन हमें मिला है जो कि कंपोज किया गया है इनकी मदर के बिहाफ पे, जिनका नाम है गौतमी बालासरी। गौतमी बालासरी कौन है? ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की माता जी हैं। और इनको ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी और इनके शासक जो सातवाहन के शासक, इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ कहा जाता है। लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ मतलब कि दक्षिण पथ का मतलब होता है कि यहाँ से दक्षिण का रास्ता, पूरा साउदर्न रीजन का रास्ता जाता है। तो ये पार्टिकुलर रास्ते के मालिक लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ इनको कहा जाता था। दे सेंट basically गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी sent his army to the eastern and western and southern coast to capture the area। इसके लिए भी भेजा गया इनके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट जो कि आज के डेट में भी फेमस है, आज के डेट में इसका नाम रख दिया गया है BRI। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना का, इसी पुराने सिल्क रूट का ही ये फर्दर अपग्रेडेशन है। तो सिल्क रूट की स्टोरी क्या है? काफी पुराना है सिल्क रूट। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क काफी रिच और ग्लॉसी कलर का होता है, स्मूथ टेक्सचर भी होता है इसका। लेकिन सिल्क बनाना आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है। आपको पता है कि सिल्क का जो कॉकून होता है, कॉकून से सिल्क वर्म जो कॉकून तैयार करते हैं, उससे कॉकून निकाल के और उसको पहले धागा बनाया जाता है, धागे से फिर क्लॉथ बनाया जाता है। तो टेक्निक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये चाइना में फर्स्ट टाइम ये टेक्निक निजात की गई थी 7000 साल पहले। आज से चाइना में ये टेक्निक यूज हुआ करती थी और ये टेक्निक कई सालों तक बाकी देशों को नहीं पता थी। लेकिन जो ट्रेडर थे चाइना के, पीपल फ्रॉम चाइना जो कि स्पेसिफिक ट्रेडर थे, वो कई सारे लैंड पे पैदल गए, बहुत दूर दूर तक गए। घोड़ों के बैक पे ये सारे कपड़े सिल्क लेकर कैमल पे भर के ये सब ले गए, घोड़ों पे भर के ले गए। एंड जिस रास्ते को ये लोग फॉलो किए, दूर दूर तक ट्रेडिंग के लिए गए थे, उस रास्ते को कहा गया सिल्क रूट।
उस रास्ते को कहा गया सिल्क रूट। तो अभी आपको मैं सिल्क रूट का ये रास्ता दिखा देता हूँ। देखिए ये पार्टिकुलर सिल्क रूट है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो पूरा ये जो रेड वाला है ना, ये पूरा सिल्क रूट है। कितना लंबा चौड़ा है आप देख सकते हैं, पूरा ये सिल्क रूट है, ये सारा सिल्क रूट है, चाइनीज रूट। देखो यहाँ पे भी है ना, ये सब सिल्क रूट है। ये पूरा जो रेड वाला दिख रहा है ये सिल्क रूट है। तो कितना वाइड स्प्रेड है, देखो कहाँ कहाँ तक गया है। इधर अपना सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, है ना। इसके अलावा ये रूट देख लो, इधर से होके इधर तक आया हुआ है ना। काफी लंबा चौड़ा ये रूट है, सिल्क रूट। एनीवे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो जो चाइनीज रूलर थे उस समय के, उन्होंने कहीं ना कहीं गिफ्ट भी भेजा सिल्क के तौर पे, गिफ्ट दूर दूर। जैसे कि कई सारे जो किंग्स थे उस समय ईरान के, वेस्ट एशिया के, इन तक सिल्क रूट फैला, बिकॉज चाइनीज रूलर गिफ्ट भेजते थे ईरान में, वेस्ट एशिया में। तो ईरान से संबंध जो है चाइना का काफी पुराना है, वेस्ट एशिया से संबंध इसका काफी पुराना है चाइना का। और धीरे धीरे ये गिफ्ट भेजने की वजह से कहीं ना कहीं जो नॉलेज ऑफ सिल्क था वो स्प्रेड हुआ फर्दर वेस्ट में भी। फर्दर वेस्ट से मेरा मतलब है कि जो रोमन एम्पायर था वहां तक सिल्क का नॉलेज पहुंचा। और लगभग आज से 2000 साल पहले वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स द रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। रोम जो कि इटली का एक शहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल जो था। कई सारे जो शासक थे, राजा थे उस समय के, उन्होंने कोशिश किया जो ये सिल्क रूट है ना उस पर कंट्रोल पाया जाए, पोर्शन ऑफ द सिल्क रूट पे कंट्रोल पाया जाए। ऐसा ये इसलिए सोच रहे थे कंट्रोल करने की, ताकि उनको कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स उस रास्ते से गुजर के जाते थे उनसे टैक्सेस मिल सके, उनसे ट्रिब्यूट्स मिल सके, उनसे गिफ्ट वो लोग ले सके। एंड बदले में क्या सर्विस वो दे रहे थे कि भाई ठीक है, हम आप लोगों को जो लुटेरे होते हैं ना उनसे प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हमारा भारत का एक शासक, भारत क्या सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का शासक था ये कुषाण जो थे, कुषाण वंश। ये सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे शासन किया इन्होंने अराउंड 2000 साल पहले आज से। इनका जो सेंटर ऑफ पावर था वो दो था, पेशावर और मथुरा में। तो मैंने आपको जब मथुरा पढ़ाया तो मैंने आपसे पूछा था कि कुषाण का जो सेकेंड सेंटर था, सेंटर ऑफ पावर वो कहा था। मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि पाकिस्तान में है, तो वो पेशावर में आप जान लो। दो इनकी राजधानी थी, पेशावर और मथुरा दोनों इनकी राजधानी थी, ठीक है। इसके अलावा तक्षशिला में भी तक्षशिला को भी बाद में कुषाण वंश के किंगडम में इंक्लूड कर लिया गया। एक इन्हीं के दौरान, कुषाण वंश के दौरान ही एक जो ब्रांच था सिल्क रूट का वो एक्सटेंड किया गया फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। सेंट्रल इंडिया से इंडस नदी तक एक सिल्क रूट का जो ब्रांच था उसको डेवलप किया गया, वहां तक फैलाया गया। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट टू वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, ठीक है। वहां से फिर वो उस रूट से रोमन एम्पायर तक सिल्क को शिफ्ट किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। कुषाण जो थे दे वर अर्लीस्ट रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कई बार, कौन से शासक पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन्स हमारे भारत सब कॉन्टिनेंट में इशू किया था? तो ये थे भैया कुषाण, याद कर लेना, 1 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इसी दौरान बुद्धिज्म भी काफी ज्यादा स्प्रेड कर रहा था, इसमें बहुत बड़ा रोल था कनिष्क का। कनिष्क एक ऐसा शासक था जो कि कुषाण वंश का शासक था, और इसका शासन पीरियड लगभग आज से 1900 साल पहले था, ठीक है। इसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी जिसका प्रेसिडेंट था अश्वघोष। अश्वघोष को कहा जाता है कि ये एक पोएट थे और इन्होंने ही बायोग्राफी लिखी है बुद्ध की। तो बुद्ध चरित्र, इस बायोग्राफी का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, आप याद कर लेना, अश्वघोष, ठीक है। ही लिव्ड इन हिज कोर्ट। ये जो अश्वघोष व्यक्ति था, ये जो पोएट था, ये कनिष्क के कोर्ट में रहता था। एंड अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने वहां से जो पहले प्राकृत लैंग्वेज यूज हुआ करता था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, इन्होंने धीरे धीरे संस्कृत का यूज शुरू कर दिया। और यही नहीं, साथ में एक नया फॉर्म ऑफ जो बुद्धिज्म है वो देखने को मिला जिसको कहते हैं महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म को 2 भागों में बांट दो, ठीक है। बुद्धिज्म को
बुद्धिज्म को दो भागों में बांट दो, एक हो जाएगा आपका हीनयान जो कि पुराना था, और दूसरा हो जाएगा महायान। महायान ब्रांच जो था, इसको डेवलप करने में ये कुषाण का, कनिष्क का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ से इस पीरियड से महायान बुद्धिज्म का डेवलप हुआ, जो कि अर्लियर से बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पे दो बातें अलग थी, जैसे कि बुद्धा का जो प्रेजेंस था पहले, उसको स्कल्पचर के द्वारा शो किया जाता है इन द यूजिंग द सर्टेन साइंस उसके द्वारा स्कल्पचर को यूज किया जाता था, बुद्धा के प्रेजेंस को यूज किया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। तो इसका मैं एक पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर देखो, ये दिखाता है, ये जो पीपल का जो पेड़ है ना, इसका सिंबल का मतलब है कि यहाँ पे इनलाइटेन हुए हैं गौतम बुद्धा। ये एक सिंबल के तौर पे इनको दिखाया जाता है, कभी इनको व्यक्ति के तौर पे नहीं दिखाया गया था पहले। लेकिन महायान में क्या हुआ, महायान में इनको व्यक्ति की तरह दिखाने लगे, ये लोग ह्यूमन बीइंग की तरफ इनका स्कल्पचर बनाने लग गए, ठीक है। सो नाउ द स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा वेयर मेड। पहले क्या था, इनके प्रेजेंस को सिंबल सर्टेन साइन से दिखाया जाता था। बाद में जब महायान डेवलप हुआ तो महायान में बुद्धा के इमेजेस बनाने लग गए, ये लोग स्टैच्यू बनाने लग गए। और मथुरा और तक्षशिला में ये काफी फेमस हुआ। मथुरा तक्षशिला में काफी सारे इनके स्टैच्यूज बने और आज भी देखने को मिलते हैं वहां पे। सेकेंड चेंज, ये तो पहला चेंज था। सेकेंड चेंज क्या हुआ कि बिलीफ ऑफ जो बोधिसत्व था वो उसमें पूजा करना बोधिसत्व का शुरू हो गया। अब बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व बेसिकली वैसे पर्सन्स होते थे जो अटेन करते थे इनलाइटेनमेंट, ठीक है। मान लीजिए बुद्ध का कोई भक्त है और उसने भी अब इनलाइटेनमेंट पा लिया, तो उसको बोधिसत्व कहते थे। एंड जब वो इनलाइटेन हो जाते थे तो उनको बेसिकली कंप्लीट आइसोलेशन में रहना होता था और उनको पीस में मेडिटेट करना होता था। लेकिन ये पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये लोग अब पीस में नहीं रहते थे, आइसोलेशन में नहीं रहते थे। हाउएवर इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। बोला कि आप लोग आइसोलेशन में मत रहिए, आप लोग अब दूसरों को टीच कीजिए, और इनकी पूजा शुरू हो गई। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड्स थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर टू द कोरिया एंड जापान। तो कोरिया और जापान में भी ये फैल गया, बोधिसत्व का पूजा होने लग गया। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा चेंज। बुद्धिज्म जो था वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में भी फैला, वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी फैला, वेयर डजन्स ऑफ केव्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स में कई सारे केव्स जो है हॉलो आउट किए गए, जिसमें मॉन्क्स रहते थे। जिसमें मॉन्क्स वैसे लोग थे जो कि मॉन्क और नन जो होते हैं ना, जो कि फॉलोअर थे बुद्धिज्म के और टीचर थे, बेसिकली बुद्धिज्म को आगे फैलाते थे। तो इसका भी एक आई थिंक होगा, देख लो आप पिक्चर में, ये केव देखना। ये जो केव है ये महाराष्ट्र के कार्ले जगह का है, कार्ले जगह का है, ये महाराष्ट्र के कार्ले जगह का है। ये देखो ये केव है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये जो केव्स होते थे ना, ये जो केव्स होते थे, तो ये जो केव्स होते थे ना, इनको ऑर्डर ऑफ किंग के और क्वीन के ऑर्डर पे बनाया जाता था। समटाइम्स मर्चेंट्स या फिर फार्मर्स भी बनवाते थे इन सारे केव्स को, जो अमीर लोग होते थे। एंड ये जो केव्स की खास बात ये थी कि बेसिकली ये वेस्टर्न घाट में पासेस के आसपास बनी हुई है, ताकि एक रास्ता मिल जाए इससे, ठीक है। एंड ट्रेडर्स प्रोबेबली जब आते होंगे ट्रेडिंग के लिए जब ट्रैवल करते होंगे तो रेस्ट के लिए इन केव में, इन मोनास्ट्रीज में वो रेस्ट करते होंगे ड्यूरिंग द ट्रैवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धिज्म धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट वर्ड भी फैलने लगा। साउथ ईस्ट वर्ड स्पेशली अगर बात करें तो श्रीलंका में फैला, म्यांमार में फैला, थाईलैंड में, और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ अदर नेशंस जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह में फैला। यहाँ पे अभी भी ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, जिसको थेरावेदा बुद्धिज्म कहते हैं। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी भी पूछ लिया जाएगा कि इन सारी कंट्री में कौन से फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह में थेरावेदा बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम।
अब देखो इसके बाद अब बात आती है पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होता क्या है? पिलग्रिम्स वैसे लोग या फिर औरतें होती हैं, और ऐसे मेन या वुमेन होते हैं जो कि जर्नी पे जाते हैं होली प्लेसेस की, ताकि वहां पे वो वर्शिप कर सके, ठीक है, ऑफर कर सके वर्शिप वहां पे। अभी भी लोग पिलग्रिमेज में जाते हैं, ओल्ड एज के लोग स्पेशली, या फिर यंग भी जाते हैं। तो देखो, तो पिलग्रिमेज कैसे हमारे कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैसे, आपको मैंने बताया था कि ट्रेडर्स बहुत दूर दूर तक जाते थे, वो कारवां या फिर शिप वगैरह में जाते थे, तो इनके साथ ही लटक लेते थे पिलग्रिम्स, इनके साथ ही भैया बोलो हमें भी ले चलो, ठीक है, हम भी चलते हैं आपके साथ ही। तो पिलग्रिम्स भी धीरे धीरे इनके साथ होके हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने लगे। हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने वाले पिलग्रिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे। फाहियान आया लगभग आज से 1600 साल पहले, वेनसांग आया लगभग आज से 1400 साल पहले, और इत्सिंग आया लगभग आज वेनसांग के 50 साल बाद। वेनसांग के 50 साल बाद आया इत्सिंग। तो 3 नाम याद कर लेना, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग, ठीक है। एंड दे लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी। जो भी बंदा आता था यहाँ पे अपनी मतलब अकाउंट ऑफ जर्नी छोड़ के गया यहाँ पे। एंड इसमें इसने बात की कि जैसे ये जो भी पिलग्रिम्स आए, इन्होंने डेंजर्स जो भी आने में इनको ट्रैवल में जो डेंजर्स फील हुआ वो सब लिखा इन्होंने, कंट्री में के बारे में लिखा, मोनास्ट्रीज के बारे में जहाँ पे विजिट किया उन्होंने लिखा, और कई सारे बुक्स ये लेके चले गए अपने साथ। कई सारे बुक्स ये लोग लेके चले गए, बुद्धिज्म से रिलेटेड कई सारे बुक ये लोग लेके अपने साथ चले गए, ठीक है। आगे बढ़ते। तो देखियो एक कहानी इसी से रिलेटेड है कि हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। फाहियान की एक कहानी है कि फाहियान जब वापस जा रहा था ना चाइना, तो ये बंगाल से शुरू किया, इसने एक शिप पे बैठा और लगभग 2 दिन जब सफर किया, तभी इसको बे ऑफ बंगाल में भारी तूफान मिला, और ये पार्टिकुलरली एक मर्चेंट के साथ जा रहा था। उस मर्चेंट ने तूफान की वजह से अपने सारे सामान को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। फाहियान को भी बोला कि आप भी सामान नीचे फेंक दो, ताकि जो है शिप भारी ना हो और डूबे नहीं। इसके वजह से जो फाहियान था उसने अपने जो मतलब पर्सनल बिलोंगिंग थे, थोड़े बहुत तो थे बेचारे के, उसने फेंक दिए, बट उसने बुक नहीं फेंकी, अपनी स्टैच्यू ऑफ बुद्धा नहीं फेंका। एंड इतना धीरे धीरे करके वो मामला शांत हुआ, तूफान जो था वो धीरे धीरे शांत हो गया। 13 दिन लगे तूफान को शांत होने में, तो काफी कष्ट झेलना पड़ा फाहियान को, ठीक है। इसके अलावा इसको 90 दिन लगे लगभग जावा पहुंचने में, बंगाल से जावा पहुंचने में इसको 90 दिन लगे। फिर जावा में ये हॉल्ट किया, 5 महीने तक रुका, फिर वहां से ये चाइना पहुंचा। तो काफी कष्टप्रद जो था रास्ता था। अब अगर बात करें वेनसांग की, तो वेनसांग जब रिटर्न हो रहा था भारत से सब कॉन्टिनेंट से, तो ये लैंड के रूट से गया। ये पहले नॉर्थ वेस्ट गया, फिर सेंट्रल एशिया के थ्रू ये चाइना पहुंचा। तो ये क्या किया इसने कि अपने साथ बहुत सारे स्टैच्यू गौतम बुद्धा के, गोल्ड के, सिल्वर के और सैंडलवुड के लेके गया। साथ में 600 मैन्युस्क्रिप्ट ये लेके गया अपने साथ। 20 हॉर्सेस इसने हायर किए थे, उनके बैक पे ये लेके गया, ठीक है। और इसकी भी एक कहानी है कि इसके जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थे जो कि 600 में से 50 वो बेचारे के लॉस्ट हो गए। जब ये बेसिकली इंडस नदी को क्रॉस कर रहा था ना, तो जिस बोट में ये क्रॉस कर रहा था वो डूब गया। डूबने की वजह से 50 जो बुक थे वो बर्बाद हो गए, लॉस्ट हो गए, ठीक है। लेकिन बाकी बुक के साथ ये लगभग 550 बुक के साथ ये चाइना पहुंच गया, और बाकी का जीवन जो है चाइना में इसने इन सारे जो बुक्स जो कि संस्कृत में थे इसको चाइनीज में कन्वर्ट करने में निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया वेनसांग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नालंदा एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। क्यों यूनिक था? बिकॉज जो भी यहाँ पे आते थे ना, ये सब वेनसांग, फाहियान, ये सब यहाँ पे पढ़ने के लिए गए, ठीक है, लर्निंग के लिए गए। स्पेशली कहानी अगर बता दूं वेनसांग की, तो वेनसांग की कहानी ये है कि इसके अलावा कुछ अदर पिलग्रिमेज भी स्टडी किया है इन्होंने। नालंदा बिहार में पड़ता है, ठीक है, नालंदा बिहार में पड़ता है। यहाँ पे इसके अभी वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है वो नालंदा ही है। इसके साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीचर्स आर मेन। तो वेनसांग ने कहा कि जो यहाँ पे टीचर्स है ना नालंदा में, उसने लिखा है नालंदा के बारे में, तो कहता है कि टीचर्स जो हैं वो मेन है हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंटेड लोग हैं ये। और टीचिंग जो है बुद्धा की बहुत सिंसियरली ये लोग कराते हैं, और काफी रूल्स फॉलो किए जाते हैं मोनास्ट्री में जो कि काफी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ये लिखता है। ये आगे लिखता है कि डिस्कशन होता है टॉपिक्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, जहाँ पे
एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोग डिस्कशन में। इसके अलावा ये कहता है कि लर्न जो मेन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिफरेंट सिटीज से आते हैं यहाँ पे अपने डाउट्स को सेटल करने के लिए। और लेकिन इसमें जो एंट्री है नालंदा में वो इतनी डिफिकल्ट है कि गेट कीपर एक जो होता है नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो सवाल पूछता है न्यू एंट्रेंस से, जो नए लोग आते हैं उनसे डिफिकल्ट सवाल पूछता है। और मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे वेनसांग कहता है कि 7 या 8 में 10 में से 7 या 8 लोग फेल हो जाते हैं, मात्र 2 ही लोग या 3 लोग पास होके अंदर जाते हैं। ठीक है, गेट कीपर का सवाल का आंसर देना होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली बुद्धिज्म के बारे में, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भक्ति के बारे में। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति का भी स्टार्ट लगभग इसी समय के दौरान होता है जब लोग सर्टेन डेटीज को सेंट्रल फिगर मान के जैसे कि शिवा, विष्णु और दुर्गा भक्ति करते हैं। ठीक है, भक्ति करते हैं। यही शिव, दुर्गा और विष्णु वगैरह जो है लेटर ऑन हिंदुइज्म के सेंट्रल फीचर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति है क्या? तो इन सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता है थ्रू द भक्ति। ठीक है, भक्ति का मतलब ये पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। कहने का मतलब मैं अगर भक्ति करता हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ, तो मैं शिव की आराधना करूंगा, उनके भक्ति में लीन हो जाऊंगा, उनका नाम जपूंगा और उनसे क्लोज आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये होता है पर्सन्स डिवोशन टू हिज हर चूजन डेटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अच्छी बात ये थी कि कोई भी बंदा भक्ति कर सकता है, चाहे वो रिच हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पुअर, रिच, हाई, लो कास्ट, कोई भी हो, मैन वुमेन, सब भक्ति कर सकते थे। कैन चूज एंड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्या है, जो मतलब वेदों को पढ़ने के लिए उसमें कुछ हाई कास्ट ही पढ़ सकता है, लो कास्ट नहीं पढ़ सकता है, रिच ही पढ़ सकता है, ये सब कंडीशन था। लेकिन भक्ति में ये सारी बातें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ भक्ति आता कहाँ से? आइडिया ऑफ भक्ति आता है भगवत गीता से, जो कि एक सेक्रेड बुक है हिंदूज की। ये महाभारत से जुड़ी हुई किताब है भगवत गीता, जिसमें कृष्ण एक गॉड की तरह है और अर्जुन को कहते हैं कि तुम सारे धर्म को छोड़ दो और मेरे में रिफ्यूज ले लो, मेरे में शरण ले लो, तुमको मैं सारे एविल से दूर कर दूंगा। इसी के बारे में उनको बेसिकली बताते हैं, आपने तो देखा भी होगा महाभारत में। आगे बढ़ते हैं। सो इट emphasized डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस, नो एलिबरेट सेक्रीफाइसेस। तो देखो भक्ति में क्या है कि भक्ति इंफेसाइज करता है डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप। मैं मान लो शिव का भक्त हूँ, तो मैं शिव की भक्ति करूंगा। ठीक है, और मुझे कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बलि देनी पड़ेगी, ये करनी, मैं अपने मन में जपता रहूंगा। ठीक है, ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस भक्ति के सिस्टम के बिलीफ के हिसाब से अगर कोई बंदा प्योर हार्ट के साथ किसी डेटी की पूजा करता है, आराधना करता है, तो वो जो पार्टिकुलर भगवान है, डेटी है, उसके सामने प्रकट होते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं एंड वैसे फॉर्म में प्रकट होते हैं जिस फॉर्म में वो डिजायर करता है, जिस फॉर्म में वो डिजायर करता है। तो मान लो कि मैं एक किसी पार्टिकुलर गॉड को लायन की तरह देखता हूँ या फिर ट्री की तरह देखता हूँ, तो मेरे लिए वो ट्री ही वो भगवान है। ठीक है, तो इसको बाद में आर्टिस्ट ने बेसिकली इमेजेस के थ्रू बनाना शुरू कर दिया। तो मैं ह्यूमन बीइंग की तरह किसी गॉड को देख रहा हूँ, तो इसके बाद आर्टिस्ट ने उसको ह्यूमन बीइंग की तरह बनाना शुरू कर दिया, उन सारे डेटीज की ब्यूटीफुल पिक्चरें वगैरह बनानी शुरू कर दी। स्पेशली इसमें राजा रवि वर्मा का नाम आता है, बाद में आप पढ़ोगे। रवि वर्मा जब नेशनलिज्म की बढ़ावा दे रहे थे तो इन्होंने पेंटिंग शुरू की थी, और रवि वर्मा का ही देन है कि आज के डेट में कई सारे गॉड गॉडेस के पिक्चर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भक्ति। अब भक्ति जो टर्म है, हमने तो बहुत सारी बातें भक्ति से रिलेटेड कर ली। भक्ति एक संस्कृत का टर्म है, जिसका संस्कृत से निकला है बेसिकली, जिसका भज टर्म से भक्ति निकला हुआ है। भज का मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर। इट इज एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिवाइड का मतलब क्या है? डिवोटी नोन एज द भक्ता और भगवता। भक्त को यही भगवत भी बोलते हैं। तो आपने कई सारे सुना होगा ना, नाम में भागवत टाइटल भी लगता है। तो जैसे राम कुमार भागवत, ऐसे कुछ टाइटल भी लगता है। तो भागवत का मतलब भक्ति होता है, डिवोटी या फिर भक्त या फिर भागवत शेयर करता है
अपने चूजन डैटी के भाग के साथ, अपने चूजन डैटी के भाग के साथ वो शेयर करता है। मतलब कि वो कहता है कि मैं अपने डैटी का ही भाग हूँ। तो इसी से भक्ति निकला हुआ, भक्ति निकला है भज से। भज का मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर, और जो डिवोटी होता है या फिर भागवत जिसको या फिर भक्त कहते हैं, वो शेयर करता है अपने गॉड को, ठीक है, गॉड के भाग को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक पोएम देख लो। एक पोएम में, ये तो डिटेल में पोएम में आपको बता दूंगा। एक तमिल लेडी होती है अपार। अपार एक डिवोटी होती है शिवा की, जो कि 1400 साल पहले की होती है ये कहानी। और वो एक वेलाला होती है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेलाला मैंने पढ़ाया था, याद करो, सब चीजें रिलेट किया करो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो देख लिया करो और उसको रिवाइज भी किया करो। तो ये कहती है कि द लेपर विथ रॉटिंग लिम्स, द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाई ब्राह्मण। कहती है कि एक पुरुष जो कि ब्राह्मण कहते हैं वो कि लो है, लो कास्ट का है। इवन वो स्कैवेंजर है, अगर वो स्कैवेंजर भी है। इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट, अगर सर्वेंट है, डिवोटी हैं, किसके, भगवान के, किसके, तो ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन लॉन्ग हेयर। ये शिवा की बात कर रही है कि शिवा के अगर ये लोग पुजारी हैं, जिसे ब्राह्मण कहते हैं कि लो कास्ट है, स्कैवेंजर है, तब भी मैं मानती हूँ कि ये मेरे गॉड है, मैं इनकी पूजा करती हूँ, ठीक है। सो दैट इज वेरी स्पेशल। एंड इनके लिए फिर धीरे धीरे स्पेशल होम्स बनाने लग गए लोग, और इनकी मूर्ति को उस होम में रखने लग गए, और इसी को बाद में हम लोग टेम्पल कहने लगे, टेम्पल कहने। तो देखो टेम्पल का जन्म होता है भक्ति मूवमेंट के साथ, भक्ति के साथ, ठीक है। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट में भी काफी योगदान है भक्ति का, स्कल्पचर में, पोइट्री में, आर्किटेक्चर में, जैसे कि मंदिरों का बनना है ना, ये सब चीजें भक्ति का ही देन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हिंदू क्या है। हिंदू बेसिकली हिंदू जो टर्म है वो डिराइव होता है फ्रॉम द रिवर इंडस रिवर से ही हिंदू डिराइव होता है। बेसिकली जो अरब्स लोग होते हैं, ईरानियन लोग होते हैं, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो इंडस रिवर है इसके ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो लोग हिंदू हैं। वो पार्टिकुलर एक कल्चर फॉलो करते हैं, एक रिलीजियस बिलीफ होता है, यही लोग हिंदू हैं। तो हिंदू हमें किसने कहा, अरब्स ने, ईरानियन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्सवेयर क्या हो रहा था। अब हम अपने चैप्टर के समापन के काफी क्लोज आ गए हैं। एल्सवेयर क्या हो रहा था देख लेते हैं। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले आज से, क्रिश्चियनिटी फैल रही थी वेस्ट एशिया में, और जीसस क्राइस्ट जिनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि एक रोमन एम्पायर का पार्ट था, उनकी टीचिंग्स उस समय फैल रही थी और क्रिश्चियनिटी वो फैला रहे थे। वो खुद को बोलते थे कि मैं एक सेवियर हूँ वर्ल्ड का, और वो लोगों को बोलते थे कि सबको आप लोग, बाकी लोगों को ट्रीट करो, अदर्स विथ लव एंड ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पे ट्रस्ट करो, उनको लव करो, और वो जैसा चाहते हैं उनको वैसा प्यार दो, उनको वैसा ट्रीट करो, ठीक है। ये इनकी बेसिक चीज थी। क्राइस्ट की जो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी, इट अपील टू ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सारे जगह पे फैला ये। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर came from West Asia to west coast of the subcontinent within 100 years of the Christ death। तो देखो धीरे धीरे करके ना ये भारत भी आने लगे, हमारे वेस्ट कोस्ट में आए। वेस्ट कोस्ट में स्पेशली केरला में ये लोग आए थे, और केरला में क्रिश्चियनिटी फैली। सो द क्रिश्चियंस ऑफ केरला, जो केरला के क्रिश्चियन हैं, दे नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया से ये लोग आए थे, एंड आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी माना जाता है। केरला वाले हमारे जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं उनको ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी से माना जाता है। सो लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। कुछ अब समय आ गया कि कुछ पिक्चर्स देख लो। ये देखो, ये जो महायान जब डेवलप हो रहा था ना, उस समय ये गौतम बुद्ध की पिक्चर है, ठीक है। महायान ये मथुरा वगैरह से पाया गया है। इसके अलावा ये केव मैंने आपको कारले जो महाराष्ट्र में दिखाई दिया था। इसके अलावा जब भक्ति मूवमेंट जब काफी प्रॉस्पर कर रहा था, तो उस समय विष्णु को एज ए ब्राहा दिखाया गया है। ब्राहा मतलब होता है सुअर, ठीक है। विष्णु को एज ए ब्राहा दिखाया गया है। एक इमेज जो कि ईरान से निकला है। ईरान मध्य प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पे ये इमेज पाई गई है। दिस मैग्निफिसेंट स्टैच्यू इज ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु और द ब्राहा और द बोअर। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, चैप्टर 11 में पढ़ने को मिलेगा आपको, विष्णु टुक द शेप ऑफ ए बोअर इन
order to save the earth which had sunk into the water. Here earth is shown as a woman. तो देखो ये अर्थ को शो किया गया है वुमेन, और इनकी जो सूंड है ना, सूंड कह रहा हूँ, ये जो दांत है जो ये बोअर का, उसको पकड़ के ये खड़ी लटकी हुई है। इनको ये बचाने की कोशिश की गई है, इनको बराहा के द्वारा, विष्णु जो कि बराहा के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक और पिक्चर है, ये पिक्चर भी देख लो, कुषाण पीरियड के दौरान की, ये गौतम बुद्धा की ही है। ठीक है, इसके अलावा ये मैप मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ये बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।